ये हमारी पुरातन पहचान है। और जो भारत के यहाँ शुरू से रहने वाले लोग हैं, ये उनके गुणों पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर ये पहचान है। और यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। जो व्यक्ति सम है, यानी कि किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, उसके लिए सब लोग बराबर हैं। जो व्यक्ति सम हो, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, समता समानता के नियमों को मानता है, कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता, समता समानता के नियमों पर सामाजिक धार्मिक कार्य करता है, जीवन के हर पल को समता समानता के भाव से जीता हो, ऐसे लोग समण कहलाते हैं। वो लोग समण हैं। लेकिन क्या हुआ, इस देश में 11-12 प्रकार के लोग बाहर से आए हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं, उन लोगों ने जब यहाँ देखा कि भाई ये लोग इकट्ठा रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, सन्निचर्या करते हैं, सन्निपात बहुल करते हैं, तो इनको तोड़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ तोड़ने का काम किया। और तोड़ने के लिए हमारी जो पहचान है, जो हमारी समण पहचान थी, जो हमारे गुण धर्म थे, उनको नष्ट करने का काम किया। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे इस देश में, तो जितने भी लोग यहाँ बाहर से आए हैं, जितने भी लोग यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, और जब से वो आए हैं और अब तक अगर आप आकलन करेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें पाओगे कि उनके जो काम है वो हम लोगों से जस्ट उल्टे हैं। यानी कि हम जोड़ने का काम करते हैं, तो वो तोड़ने का काम करते हैं। जितने भी अवगुण हमारे समाज में आए हैं, वो चाहे शराब का हो, चाहे जुए का हो, चाहे वो आपका लूटपाट का हो, हत्या का हो, या महिलाओं के प्रति अनाचार का हो, चोरी का हो, लूटपाट का हो, झूठ बोलने का हो, गालियां देने का हो, ये जितने भी विकार हमारे समाज में आए हैं, वो सारे के सारे उन लोगों ने हमें दिए हैं। ये बड़े समझने की बात है। क्योंकि हमारे जो समण थे, उनमें ऐसा कोई भी विकार था ही नहीं। दूसरा, उससे भी जो घातक हुआ है, वो हुआ है हमारी पहचान को नष्ट करना, यानी कि हमें समण से सरमण बना देना, हमें श्रमिक बना देना, हमें मेहनत करने वाले लोग बना देना, हमें दूसरों की गुलामी करने वाले लोग बना देना। ये जो उल्टे काम हमारे अंदर हमें सिखाए हैं, उन्होंने हमारी पहचान को नष्ट कर दिया। और हम लोगों ने बड़े आसानी से धीरे धीरे उनके ये सारे अवगुणों को सीख लिए, और हमारी जो पहचान थी वो खत्म हो गई। और हम एक, जो गाली के रूप में कहो, जो हमारी पहचान बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी थी, उस पहचान को हमने अपना लिया और अपना सारा बेड़ा गर्क कर लिया। अगर इस पहचान की बात करें, समण की, तो उसके हमारे पास में पुख्ता एविडेंस है, पुख्ता साक्ष्य हैं। अगर हम धम्मपद की बात करें, तो धम्मपद में गाथा संख्या 19, 20, 142, 184, 254, 255, 264, 265 खूब चिल्ला चिल्ला कर ये बताती है कि आप इस देश के समण ही हो, समता में रमण करने वाले लोग हो, आप लोग किसी भी रूप से विकारी नहीं हो, आप तो सीलों का पूरी तरह से पालन करने वाले लोग हो। मैं इसकी एक या दो गाथा भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 142 नंबर में आपको बताता हूँ इसके बारे में, उसमें क्या लिखा हुआ है, और अच्छा समझ में आएगा। अलंकतो चेपी समंग चर्ये, संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी, सभ्येषु भूतेषु निधाय
दंडंग सो ब्राह्मणों सो समनो च भिक्खु। इसका अर्थ इस तरह बताया है कि साधन संपन्न जीवन में रहते हुए यदि किसी व्यक्ति का आचरण सम्यक है, यदि वह संयत है, विनयशील है, दृढ़ ब्रह्मचारी है, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखता है, अहिंसा का व्यवहार रखता है, तो वास्तव में बोधि पथ पर चलने वाला वही सरमण है, समन है और भिक्खु है। निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या के दिखावे से दूर कुछ लोग सुख सुविधाओं वाले जीवन में भी धम्म पथ का पालन करते हैं, मानव कल्याण के लिए सेवा दान पुण्य करते हैं, कर्म कांडों से दूर रहकर सभी प्राणियों के प्रति समता समानता और बंधुत्व का व्यवहार करते हैं, इंद्रिय सुखों का संयत जीवन जीते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार से चिपके हुए नहीं हैं, नियत और अनुशासित हैं, अलंकृत यानी कोई धनवान है, शासक है, साधन संपन्न है और शीलवान है, तो वास्तव में वही समण है। योचे समेति पापानी अनुंग थूलानी सभ्यसो समिता ही पापानंग समनोति पवुच्यति। इसमें बताया गया है कि जो छोटे बड़े सभी पापों का बुरे विचारों बुरे कर्मों का पूरी तरह समन कर देता है, इस प्रकार पापों का समन होने के कारण वह श्रमण कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति बुरे कर्म छोड़ देता हो, बुरे विचारों को त्याग देता हो, सभी पापों को छोड़ देता हो, वह समण है। जिसने अपनी सारी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का समन कर लिया है, वह समन है। अर्थात जिसके मन वाणी और शरीर के विकार दोष और पापों का समन हो जाता है या कर लेता है, वही समन है। इससे अच्छा और कोई समझा नहीं सकता। लेकिन क्या है कि हम पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते नहीं हैं तो हम सीखते भी नहीं हैं। इसके और जो एविडेंस है मैगस्थनीज की इंडिका है, जिसमें 7 प्रकार के समनों का पूरी तरह से वर्णन है। जिनके पास में इंडिका है वो पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। बाबा साहब के जो वॉल्यूम है उसमें 16वां वॉल्यूम है, पाली की जो डिक्शनरी है, उसमें समण का बड़ा अच्छी तरह से समण का अर्थ बताया है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख 9वें और 14वें विस्तार से समण का बताया गया है। इसके अलावा बाबा साहब की ही किताब है क्रांति प्रतिक्रांति, जाति का बीजनाश, भगवान बुद्ध और उनका धम्मा, उसमें कई जगह श्रमण का जिक्र है और उसके बारे में बताया गया है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो श्रमण संस्कृति हमें देने वाले हैं, हमें उसकी तरफ इशारा करने वाले हैं, तो सबसे बड़े तो हमारे बाबा साहब भी हैं आधुनिक भारत में। लेकिन इसे बताएगा कौन, पढ़ेगा कौन? भाई बाबा साहब का आप नाम लेते हो, बाबा साहब की जय जयकार करते हो, लेकिन बाबा साहब को पढ़ते नहीं हो। थोड़ा पढ़ के देखोगे तो हम अपनी पुरातन पहचान की ओर जरूर लौटेंगे। ये जो पहचान है ये हमारी पुरातन पहचान है, और इसी पहचान के तहत हम इकट्ठा इस भारत में आ सकते हैं। यही शब्द है जो लोगों ने संखारित किया और इसको श्रवण कर दिया। इस समन शब्द का या इस संस्कृति का या इस समन संघ का कोई भी मालिक नहीं हो सकता, कोई भी अपने आप को प्रवर्तक नहीं कह सकता। इस प्राचीन जो हमारी पहचान है, इससे इकट्ठा होने के लिए, एक साथ इकट्ठा आने के लिए, हम जो शनिचर्या करते थे उस समय, हम जो एक साथ इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर बैठते थे, वो जो हमारे इकट्ठा रहने के जो
काम थे उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया गया। अब बात ये आती है कि समण और ये बमण जो शब्द हैं ये आए कहाँ से। ये जो शब्द हैं दो, देखिए ये शब्द नहीं थे पहले बिल्कुल भी, ये हमारे गुण थे, ये हमारी विशेषताएं थी जो मैंने अभी बताई हैं। लेकिन ये जो शब्द आया है, ये शब्द आया है जब बाहर से लोग आए हैं और उनके जो कार्य थे वो उल्टे काम करते थे, यानी कि हम लोगों से उल्टे काम करते थे, बिल्कुल बिल्कुल पलट के काम करते थे। हम अच्छा करते थे, वो बुरा करते थे। तो उन कामों की वजह से वम यानी कि उल्टा, ये शब्द बना वमन। वो वमन हो गए और हम समन हो गए, समान मन वाले हो गए। ये शब्द तब आया। और हम लोगों ने इस समण शब्द को दोबारा से 5 मई 2021 से एक प्रयास किया संघ में आने का। उस समय 5 मई 2021 से कुछ लोग जुड़ना इकट्ठे हुए, कोरोना का टाइम था। पोर्टल पर वी द पीपल के रूप में जुड़े और उसके बाद में फिर हमने बहुत इस पर गहन अध्ययन किया, जितने लोग वहां जुड़ते थे, कि भाई हम आखिर पहले किस तरह से इकट्ठा रहते थे, किस तरह से हमारे जो है हम इस देश के मालिक थे, हम क्यों टूटे, हमारी ऐसी कौन सी पहचान थी, हमारी असली पहचान कौन सी थी। तो तब एक शब्द आया निकल के, समण। समण शब्द आया, लेकिन उस पर विस्तार बहुत ज्यादा चर्चा की गई, उसका अध्ययन किया गया। और जो हमारे अतेंद्र सर हैं फर्रुखाबाद से, उन्होंने बताया कि मैगस्थनीज की इंडिका में समण शब्द का बहुत अच्छा विवरण है। उस समण शब्द के तहत ही हम इकट्ठा रहते थे, वो हमारी पहचान थी। उसके बाद में फिर जो बाबा साहब की जो मैंने किताबों के नाम बताए हैं, भगवान बुद्ध और धम्मा बताया है, उसमें अध्ययन किया गया। तो उससे पता चला कि हम वास्तव में समण थे, समण नहीं थे। समण तो इन्होंने संखारित शब्द हमें दिया और हम लोग तभी से समण संघ के लिए काम करने लगे। और लोगों को जो एक पहचान है, हमारी मूल पहचान है, उसको 5 साल से लगातार बता रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अब हमें संघ में कैसे रहना है, संघ क्या है, आखिर हम जो काम कर रहे हैं संघ के लिए, संघ क्या है, इस पहचान के तहत हम संघ में कैसे आ सकते हैं, आखिर संघ है क्या। क्योंकि हमने अभी तक संगठनों की प्रैक्टिस किया, संगठनों के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, 29 लाख इस देश में संगठन है। मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करूंगा, बुराई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि संगठनों ने हमें कुछ ना कुछ दिया है, लिया नहीं है। हाँ, जो उनके दोस्त थे, समाज के को बांटने के दोस्त थे, वो समण संघ के जो गोल्डन नियम है उन्होंने खत्म कर दिए। जैसे कि चंदे का दोस्त था, वो खत्म कर दिया। पद प्रतिष्ठा मंच माला, ये खत्म कर दिया। क्योंकि संगठनों ने कहीं ना कहीं, चाहे वो टुकड़ों में जोड़ा हो, चाहे वो बड़े टुकड़ों में जोड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा करने का काम, हमें यूनाइट रहने का काम तो सिखाया ही है। अब हमें जितने भी संगठन हैं उन सबको संघ में लाना है। संघ में इसलिए लाना है क्योंकि बिना उनके आए काम नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी हम समण बटे पड़े हैं 29 लाख टुकड़ों में, उनको संघ को जानना होगा, संघ की विचारधारा को जानना होगा और संघ में आना ही पड़ेगा। ऐसे अलग अलग रहकर हम कुछ भी इस देश में हासिल नहीं कर सकते। बाबा साहब के बाद में कि बाबा साहब ने हमें जो दिया, क्या हम उसको बचा पाए, क्या हम उसको सुरक्षित रख पाए, या हम उसको और बड़ा कर पाए। आज हम जो बाबा साहब ने दिया, आज हम अपना सब कुछ खोकर बैठे हैं। हमारे पास में ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है जिसके तहत हम अपना सब कुछ बचा सके। केवल संघ में आने के सिवा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अब संघ है क्या? संघ जो शब्द है, यह है बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है।
और इसमें सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। ऐसा नहीं है इसमें कोई इसके टुकड़े टुकड़ों में कोई इसमें रहेगा, या फिर इसमें कोई जो है गुटबाजी करेगा, ऐसा नहीं है। संघ में सभी लोग इकट्ठा रहते हैं और सभी लोग सही दिशा में काम करते हैं, वही संघ है। तभी हम आगे बढ़ते हैं और तभी हम सुरक्षित रहते हैं। उसका प्रमाण है इस देश, इस पूरी भूमि के, इस दुनिया के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उनको किसी ने संघ नहीं सिखाया, क्योंकि संघ नेचुरल है। हर जीव के अंदर वो प्रकृति ने उसको दिया है कि आप अगर इकट्ठा रहोगे तो आप इकट्ठा रहकर अपने संतानों की रक्षा भी कर सकते हो, उनकी सुरक्षा भी कर सकते हो, उनको जो है उनका विकास भी कर सकते हो और उनको सुखी भी रख सकते हो। शेर भले ही कितना कितना भी खूंखार जानवर है, उसको हम जंगल का राजा कहते हैं, अगर वो भी अपने संग से बिछड़ जाता है, तो जो कुत्ते हैं वो कुत्ते भी उसका शिकार कर लेते हैं। मैंने खूब देखा, कई सारी वीडियो देखी है। एक अदनी सी मधुमक्खी जो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका नेटवर्क इतना जबरदस्त है, अगर एक मक्खी आपके पास में 1 किलोमीटर दूर आ गई और आपने उसको छेड़ दिया, उसका नेटवर्क इतना जबरदस्त है, वो 1 मिनट के अंदर आपके पास में पूरे छत्ते को बुला लेगी, यानी कि सारी मधुमक्खियां आपके पास आ जाएंगी। वो संघ की शक्ति है। अगर कोई अकेला कुत्ता जा रहा है, उसको अगर आपने पत्थर मार दिया, वो तो भाग जाएगा। वही पत्थर अगर आप मधुमक्खी के छत्ते में मारेंगे, तो आपको उसकी ताकत का पता चल जाएगा। हिरन का शिकार कोई भी कर लेता है, लेकिन झुंड में अगर वो रहते हैं तो उसका भी शिकार कोई नहीं कर पाता। संग में रहना सीखना है तो चींटियों से सीखिए। देखिए, इससे ज्यादा छोटा, इससे ज्यादा बारीक जीव नहीं है, लेकिन ये अच्छे अच्छे बड़े बड़ों को मात देता है, और वो है इसकी संघ की शक्ति। तो संघ जो है वो पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है। दूसरा है, संघ में किसी भी व्यक्ति का महत्व नहीं होता। ये बड़ी ध्यान से सुनने की बात है। हर व्यक्ति को, हर संघी को, जो फील्ड में जाएंगे वो काम करेंगे, और जो हमें सीखना है, संघ में कभी भी किसी भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। अब महत्व किसका होता है? संघ में संघ के तत्व या उसके विचार का महत्व होता है। हम लोगों में जाकर संघ के तत्व, उसकी विचारधारा को बताते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को बताने का काम करते हैं। वहां व्यक्ति को अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना होता। संघ में कार्यकर्ता कितना भी काम करने वाला हो, कितना भी मेहनत करने वाला हो, अपना आप में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी तरह से संघ से बड़ा नहीं हो सकता। संघ व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता, व्यक्ति संघ के द्वारा चलते हैं। ये अंतर है जो मैं बता रहा हूं, वो बड़े ध्यान से सुनने की बात है। तीसरा है, संघ का कार्य करते समय किसी भी संघी को ये नहीं सोचना चाहिए कि संघ में मुझे मिलेगा क्या, संघ मुझे देगा क्या। अगर ये भाव रखता है तो भी संघ में फिर वो काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बीमारी है संगठनों की, संघ की बीमारी नहीं है। बल्कि संघ में इस भावना से काम करना पड़ता है कि मैं संघ को क्या दे सकता हूं, मैं संघ के लिए क्या कर सकता हूं। अगर किसी के पास में समय है तो वो समय दे खूब, किसी के पास में अगर वो कहीं फिजिकल शक्ति लगती है, उसमें अगर मेहनत कर सकता है तो वो खूब मेहनत करे वहां जाकर। संघ में व्यक्ति को अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है, संघ आता है। अगर किसी के पास में साधन है, पैसा भी है,
और वो खुद नहीं जा सकता, समय नहीं दे सकता, तो संघ कार्यों के लिए वह अपने साधनों का सहयोग कर सकता है संघ में। समय वाला समय का सहयोग कर सकता है, और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो अपने अपनी बुद्धि के बल पर संघ में अच्छी अच्छी योजना बनाकर संघ को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यानी कि संघ में सभी तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है संघ किसी को भूल जाता है, संघ कहता नहीं है लेकिन संघ से लोगों को मिलता बहुत है। वो मैं नहीं बताऊंगा क्या, लोगों को थोड़ा सा वो हो जाएगा अभिमान। उस जो संघी होता है पक्का वो अपने आप को न्योछावर करके संघ में काम करता है, और वो खुद महसूस करता है फिर अपने आप को। पांचवा है, संघ में कोई भी किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं होती। अगर कोई गुट बनाता है, गुटबाजी करता है, तो वह स्वयं ही खत्म हो जाता है। ऐसे समझिए जैसे समुद्र है, और समुद्र में कितनी भी गंदगी आप डाल दो, या नदियों के द्वारा कितनी भी गंदगी चली जाए, लेकिन वो अपने पास कुछ नहीं रखता। समुद्र को जब आप देखेंगे खुली आंखों से, समुद्र एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल निर्मल दिखाई देता है। उसकी जो गंदगी है वो सारी किनारों पर लग जाती है समुद्र से बाहर। इसी तरह से संघ होता है। संघ में अगर कोई किसी भावना से आता है, किसी लोभ लालच से आता है, किसी महत्वाकांक्षा के को लेकर आता है, तो वहां वो संघ में टिक नहीं पाता। संघ में हमेशा जो सिस्टम चलता है वो डिसेंट्रलाइज का चलता है। किसी भी एक व्यक्ति का सिस्टम उसमें काम नहीं करता। सारा का सारा सिस्टम उसमें लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति संघ को अपने अनुसार चलाना चाहता है, संघ का मालिक बनना चाहता है, संघ का प्रवर्तक बनना चाहता है, तो वह संघी नहीं है। क्योंकि संघ में कभी भी एक आदमी अपने आप को ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं संघ का मालिक हूं। वो चाहे कितने पत्थर लगवा लो, वो चाहे कितने चिल्ला चिल्ला कर बोलो अपने कॉन्सेप्टों में, वो चाहे कि अपनी किताब में अपने नाम डाल दो, लेकिन संघ अपनी चाल से चलता है, और समय आते जैसे जैसे समय आएगा वो उसको फिर बाहर कर देगा। क्योंकि संघ में व्यक्ति ठहरता ही नहीं है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। इसलिए संघ डिसेंट्रलाइज सिस्टम से चलता है। जो भी व्यक्ति यहाँ काम करते हैं उनका जो पैसा है वो बड़ा मेहनत का पैसा होता है हमारे संघियों का। इसलिए संघ ये कहता है कि संघ में कभी भी फिजूल खर्ची नहीं होती। अगर हमारा संघी कहीं बाहर जाता है संघ के कार्य से, तो वो अपने संघी के सबसे निचले स्तर के संघी के पास रुकने की कोशिश करता है। वो जो खर्चा है उसका, वो खर्चा उस परिवार को फिर अपना देकर है, ताकि हमारे किसी संगी को ऐसा ना लगे कि वो बोझ है मेरे ऊपर। संघ में जितने भी हमारे संगी होते हैं, जो संघ का काम करते हैं, वो बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, शीलवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं। उनका जो खाना पीना, रहना सहना बड़ा सादगी भरा होता है। वो चमक दमक की जिंदगी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और ना ही जीते। और जो चमक दमक वाला आदमी होगा वो संघ में काम भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसको किसी गरीब आदमी के अपने पास में जाना पड़ गया, तो वहां बैठना पसंद नहीं करेगा। वो सबसे पहले अपने कपड़ों को देखेगा, फिर उसके बाद देखेगा मैं तो अपने सोफे पे बैठता हूँ, यहाँ तो चारपाई भी नहीं है। तो संघ में कभी भी चमक धमक वाला आदमी काम नहीं करता, बिल्कुल भी। संघ में तो संघ में रमना पड़ता है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो,
वो बिना कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पाता। और संघ का काम तो बहुत बड़ा है, विशाल है। उस संघ के काम को करने के लिए हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, और बिना कार्यकर्ताओं के कोई भी काम होता नहीं, चाहे वो आपके घर की शादी हो, चाहे वो आपके घर का छोटा छोटा काम हो, चाहे हमारे किसी भी सरकारी विभाग का काम हो। उसकी पहले योजना बनाई जाती है, उसमें कार्यकर्ता लगाए जाते हैं, तब वो काम होता है। इसी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो संघ में काम करते हैं, उसके लिए भी कार्यकर्ता का निर्माण करना पड़ता है। और वो जो कार्यकर्ता बनते हैं, वो कार्यकर्ता बनते हैं कैडर से। क्योंकि कैडर इसलिए जरूरी है, प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है, जब कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाता है, कैडराइज हो जाता है, तो वो उस कार्य को करने के सारे नियम, सारे संयम, सारी उसकी बाउंडेशन, किस तरह से उसको काम करना है, लोगों के बीच में कैसे जाना है, कैसे उनके सामने बैठना है, कैसे किस तरह से उसको बात करनी है, किन लोगों के ऊपर बात करनी है, हमें संघ की बात कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ खत्म करनी है, ये सारी बातें उस कैडर का अंग होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। बिना कैडर का व्यक्ति, बिना कैडर का संगी, ऐसे समझिए जैसे खुले हुए जंगल में उसको कहीं अनजान जगह छोड़ दिया गया हो, और उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो। वो सोचता है मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, या इधर से निकलूंगा या उधर से निकलूंगा। लेकिन जो कैडराइज संगी होगा हमारा, उसको सभी रास्तों का पता होता है, वो कभी भी भटकता नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे संगी हैं, यहाँ जुड़े हैं या आप जिन लोगों के बीच में जाओगे, उनको कैडर अनिवार्य है। तभी संघ के कार्यकर्ता बनते हैं, तभी उनका संघ के कार्यकर्ता के रूप में निर्माण होगा, और वो तभी संघ में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जो लोग हमारे, जो संघी अच्छी तरह से पक जाते हैं, संघ को पूरी तरह से समझ जाते हैं, उनको फिर ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई जो हमारे नए संघी हैं वो क्या काम करेंगे। क्यों बताने की जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि उनको एक परख हो जाती है कि भाई हमारा जो नया संघी जुड़ा है, इनकी विशिष्टता क्या है। ये बोलने में अच्छा है, ये मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, या ये नेटवर्किंग अच्छी कर सकता है, या ये बंदा कंप्यूटराइज बढ़िया काम जानता है, या ये फिजिकल मीटिंग्स लगाने में बहुत अच्छा है, या अच्छे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल कर सकते हैं, या शाखा संगति लगा सकते हैं, या फिर लोगों को सन्निपात बहुल के बारे में बता सकते हैं। ये जो पहचान है, ये हमारे जितने भी पके हुए संगी हैं, वो ये पहचान कर लेते हैं, परख कर लेते हैं कि हमारे संगी कौन सा काम कर सकता है, और उसी के आधार पर उसको वही काम दे दिया जाता है, और वो उस संघ के काम को आगे बढ़ा देता है। ये हमारे संघियों की विशेषताएं हैं, और ये तभी आएंगी जब संघ का कैडर होगा, संघ में लोग कैडराइज होंगे, वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सेना में भर्ती कर दिया गया हो, और उसको हथियार तो वो घर से भी चला लेगा, घर पे भी सीख जाते हैं, लेकिन जो समर्पण की भावना है वो कहाँ से आएगी? जो उस सेना के प्रति ईमानदारी है वो कहाँ से आएगी? वो तो बिक जाएगा फिर बॉर्डर वाले देश से। जो कर्मठता है अपने काम के प्रति, वो कहाँ से आएगी? वो सारी चीज ट्रेनिंग का पार्ट है, कैडर का पार्ट है। और इसका परिणाम ये होगा, ये होता है, आपने देखा होगा कि हमारे जो सेना के सिपाही हैं, वो जब दुश्मन से उनकी लड़ाई होती है, तो वो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उन पर तनिक भी असर नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं चलता। वो सारा का सारा कैडर का भाग है। इसी प्रकार हमारे जो संगी हैं, अगर वो कैडराइज होंगे, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, तो वो बहुत अच्छा काम लोगों के बीच में जाकर उनको जोड़ने का काम करेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई आप फिजिकल संगति लगाओ, वो फिजिकल संगति लगाने का काम करेंगे।
और जब फिजिकल संगति लगाएंगे तो वहां से कार्यकर्ता निकल कर आएंगे, और जब कार्यकर्ता निकल कर आएंगे तो वो फिर संघ का काम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमारे संघ का काम आगे बढ़ेगा। अभी तक हमने 5 साल संघ में काम किया, लेकिन 5 साल में हम जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पाए। 5 साल में हमने चिल्ला चिल्ला कर कई बार कहा कि भाई कैडर लगाओ, कैडर लगाओ, कार्यकर्ताओं का निर्माण करो, लेकिन जब आदमी की व्यक्तिवादी सोच बन जाती है, मालिक बनने की सोच बन जाती है, संघ का मालिक मैं हूं, तो फिर वो संघ नहीं संगठन रह जाता है। क्योंकि वहां फिर संघ नहीं चलता, संगठन चलता है। क्योंकि संगठन, संघ किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। हाँ, संगठन को एक व्यक्ति चलाता है। अगर ये कैडर हमारे शुरू से लगने शुरू हो जाते तो आज हमारे पास में लाखों कार्यकर्ता संघ के हाथ पैर होते, और वो काम आज हमारा पूरे देश में बढ़ जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है। ये काम हमारा लखनऊ से 7 और 8 मार्च से शुरू हुआ, और वहां लगभग 44 संघियों ने प्रशिक्षण लिया, उन्होंने कैडर लिया। और उस कैडर को देने वाले हमारे समण संत श्री रतिलाल देसाई सर, अगर मैं उनकी कहानी बताऊंगा तो बड़ी मार्मिक है। वो इस हालत में है कि चल भी नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर संघ का इतना बड़ा जज्बा है, एक जुनून है, कि उनका ये कहना है कि मैं इस दुनिया से कल जाता हूं, चाहे आज चला जाऊं, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक मैं संघ का काम करना चाहता हूं। मैं हर उस जगह जाना चाहता हूं जहां संघ का काम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकता हो। और वो बीमारी की हालत में भी लखनऊ में आए। 3 बार उनके हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, 2 बाल बदले जा चुके हैं। पिछले 21 साल से एक किडनी पर वो जी रहे हैं। एक्सीडेंट में अपने दोनों पैरों में रोड पड़ी हुई है, फिर भी इतना जज्बा संघ के लिए रखते हैं। वो संघ के लिए कुछ भी करने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं। 2 दिन आए, संघियों को कैडर दिया, और वहां उन्होंने संघी तैयार किए, जिसकी बदौलत 28 जनपदों में लोगों ने आगे आकर काम लिया। वहां जनपदों के संयोजक बनाए गए, सह संयोजक बनाए गए, और वहां उन 28 जनपदों में काम संकट बढ़ निकला। यही काम हमें आगे करना है। उसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वडोदरा हो, और चाहे आप वो गुजरात हो, और चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे अन्य राज्य हो, हमें पूरे देश में जा जाकर कैडर लगाने हैं। कैडर लगाने हैं और लगवाने हैं। हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। हमें तैयार होना है कैडर देने के लिए, हमें तैयार होना है लोगों को संघ बताने के लिए। तभी हमारे कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा, तभी हमारा संघ आगे बढ़ेगा। अभी जो 5 साल का काम है, छूटा हुआ काम, एक व्यक्ति के चक्कर में हमने 5 साल बर्बाद कर दिए। उस काम को हमें बड़े तेजी से आगे बढ़ाना है, और उस काम को हम जितना तेजी से बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी हमारा संघ खड़ा होगा। क्योंकि अभी हम संघ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संघ अभी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। संघ जैसे जैसे हमारा संघ बनेगा, वैसे वैसे ही हमारा फिर काम सिस्टम बन जाएगा। और जो संघ जो बनेगा वो बनेगा सिस्टम से। वो सिस्टम भी आज मैं बता देता हूं आप लोगों को काम करने के लिए। अभी जैसे लखनऊ में काम हुआ है, वहां 27-28 जनपदों में काम लोगों ने लिया है, और 2 दिन का उन्होंने बिल्कुल समर्पित होकर, बड़ी कर्मठता से, ईमानदारी से जो वहां कैडर लिया है। हमारे कैडर संघी तैयार हुए हैं, वो जरूर इस देश की मिसाल बनेंगे, सबसे पहले इस संघ के काम को आगे बढ़ाने का। संघ का जो स्ट्रक्चर है, जो संघ का सिस्टम है, वो कैसे बनेगा,
अभी हमें अपने अपने जिले से काम शुरू करना है, और जब हम जिले से काम शुरू करेंगे तो उसमें जिले का एक संयोजक होगा, और जिले में जितनी भी तहसील होंगी उतने ही हमारे सह संयोजक होंगे। जो सह संयोजक हैं वो अपनी अपनी तहसील में एक तहसील का संयोजक बनाएंगे, और उसके बाद में जितने उस तहसील में गांव हैं उसके उतने ही सह संयोजक उसी गांव से बनाएंगे जिस गांव में काम करना है। इस नेटवर्क को हमें ऊपर तक लेकर जाना है। जैसे ही हमारे जिले तैयार होंगे तो 3 जिलों का हमें एक क्षेत्रीय या मंडल संयोजक बनाना है। उस मंडल संयोजक का काम होगा, जो हमारी प्रांतीय टीम बनेगी जो हमारी प्रांतीय टीम बनेगी उसमें सह संयोजक के रूप में वो काम करेगा। जो प्रांतीय हमारा संयोजक रहेगा वो अकेला नहीं होगा। लोग कहते हैं कि वो तो अकेला है, वो तो फिर एक आदमी रह गया। संघ में पूरी बॉडी काम करती है, एक व्यक्ति कभी भी काम नहीं करता। उस प्रांतीय जो संयोजक होगा उसके साथ में जितने भी हमारे क्षेत्रीय संयोजक रहेंगे वो उसकी उस कार्यकारिणी परिषद में रहेंगे। वो जो कार्यकारिणी परिषद हमारे प्रांत की बनेगी उसमें एक प्रांतीय संयोजक रहेगा, और जो हमारे क्षेत्रीय 3 3 जिलों के संयोजक सह संयोजक बनेंगे उनमें से वो उसके साथ में उस कार्यकारी परिषद में रहेंगे। तो जब हम अपना जिला पक्का कर लेंगे, फिर तहसील पक्की कर लेंगे, तहसील के बाद में गांव पक्के कर लेंगे, और इसको हम प्रांत तक ले जाएंगे। जब ये हमारा सिस्टम खड़ा हो जाएगा, जिले पर अगर हमने ये सिस्टम बना लिया तो हमारा जिले का संघ बन जाएगा। अगर हमारे संयोजकों ने बहुत जल्दी करके उस तहसील पर ये सिस्टम बना लिया, कार्यकारिणी परिषद उस तहसील का संयोजक और उतने फिर सह संयोजक बना लिए, तो ये हमारा फिर तहसील का संघ बन जाएगा। और अगर यही काम हमने किसी गांव में कर लिया तो वो हमारे गांव का संघ बन जाएगा। और यही काम हमने अगर अपने क्षेत्र में कर लिया, 3 जिलों का एक साथ काम कर लिया, तो हमारा क्षेत्रीय मंडल या क्षेत्रीय संघ बन जाएगा। और यही काम हमने अगर अपने प्रांत पर कर लिया तो यही काम ये फिर हमारे प्रांत का संघ बन जाएगा। और यही प्रांतों से जब हम राज्य को ओर चलते हैं, फिर राज्यों से फिर हम जो है पूरे राष्ट्र को ओर चलते हैं। तो इसी तरह से हमारा सिस्टम बनता चला जाएगा और हमारे संघ का निर्माण होता चला जाएगा। अभी ये सिस्टम हमें ऊपर से नीचे की ओर लाना है, वो भी अस्थायी रूप से। जिस दिन हमारा नीचे तक का सिस्टम बन जाएगा, फिर ये सिस्टम हमारा नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। वो स्थायी ढांचा होगा, स्थायी सिस्टम होगा, और उस दिन नेटवर्क हमारा पूरे राज्य पूरे देश में बन जाएगा। तो मेरी सभी से विनती है, सभी लोग कैडराइज हों, और ये जिम्मेदारी उन सभी को मिलेगी जो लोग कैडराइज होंगे, क्योंकि वही काम कर सकेंगे जो कैडर लेंगे, और कैडर के तहत प्रशिक्षण के तहत ये समझ जाएंगे कि हमें किस तरह से काम करना है। काम हमारा तभी बढ़ेगा जब हम प्रशिक्षित हो जाएंगे। ये जो एक जज्बा है काम करने का, वो तभी आएगा जब हम संघ में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। तो हमें अपने हर संघी को प्रशिक्षण दिलवाना है और देना है, और जल्दी से जल्दी हमें प्रशिक्षण लेना भी सीखना है, ताकि हम अगर गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, कोई फिजिकल मीटिंग लगाएंगे, शाखा समिति लगाएंगे, या फिर हम सन्निपात बहुल लगाएंगे, तो हमें वो सब बातें आनी चाहिए जो हमें सिखानी है, जो हमें कैडर में हमने सीखी हैं। तभी हम एक कुशल संघी बन पाएंगे और हम तभी संघ का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए इस काम को हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है। 5 मई का हमारा स्थापना दिवस है, उसको हम पोर्टल पर मनाएंगे, और अभी से कोशिश करेंगे हम लोगों को जोड़ने की। उस दिन हमारी संख्या भी जबरदस्त होनी चाहिए। उसके बाद किसी डेट को हम देखते हैं, जब भी कोई डेट आएगी तो उसका फिर स्थापना दिवस भी मनाएंगे। अभी कई सारी हमारी फिजिकल संगति हैं, जैसे रायबरेली में है, मिर्जापुर में है, गोंडा में है, ठीक है, लखनऊ में है, और जो आसपास के हमारे जिले हैं, और महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। ये कई सारी संगति लगने जा रही हैं।
और महाराष्ट्र में अभी अप्रैल के महीने में 3-4 कैडर कैंप भी होंगे। उसके बाद में यूपी में भी कैडर कैंप होंगे, पंजाब में भी होंगे, उसके बाद गुजरात में भी होंगे और राजस्थान में भी कैडर कैंप लगने वाला है। तो जितने जल्दी हो सके आप बताएं कि हमारे यहाँ कैडर लगाओ, लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, कार्यकर्ता निर्माण होगा और संघ को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस काम को जितना जल्दी हम बढ़ा लेंगे, जितना जल्दी हम कर लेंगे, उतनी जल्दी संघ को हम आगे बढ़ाएंगे, संघ का निर्माण करेंगे। अगर मेरी वाणी में, मेरे किसी वक्तव्य में किसी को ठेस लगी हो, मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों, तो मैं संघ से 3 बार क्षमा मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ को नमन। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया सर, योगेंद्र सर बहुत बहुत सही, बहुत बहुत साथ सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। साधु साधु जोगेंद्र सर जी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट दिया सर जोगेंद्र सर जी। धन्यवाद सर।